तरह से रिकॉर्ड करता है उस चीज़ को हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं, वो देखते जाइएगा किस तरह से चलेगा। सबसे पहले हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते किसको है। कहता है अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑन कैश बेसिस इज कॉमनली नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहता है कि वो स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजिंग को दिखाता है, किसके आधार पर, तो कैश के आधार पर, उसको कहते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहता है इट शोज द चेंजेस It shows the changes in cash position from one accounting period to other। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में कैश के पोजीशन में क्या परिवर्तन हुआ है उसको ये डिफाइन करने का काम करता है। कहता है इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट समराइज एज इक्विवेलेंट पोजीशन बिटवीन डेट्स ऑफ टू बैलेंस शीट। कहता है जब दो या दो से अधिक बैलेंस शीट के बीच जो कंपैरिजन होता है उसको ये शो ऑफ करता है। कहता है इट इंडिकेट्स द रिसोर्सेज और यूजेज ऑफ कैश। ये क्या करता है, पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा जा कहाँ रहा है, कहाँ उसका उपयोग कर रहे हैं, उसको ये इंडिकेट करने का काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं इस प्रकार कहता क्या है कि इस प्रकार अ कैश फ्लो स्टेटमेंट can be defined as a statement which summarizes sources of cash inflow and uses or outflow of cash and cash equivalent of the firm with from various business activities during a given period. Thus, this statement exhibits the flow of income and outgoing cash। कहता है इस प्रकार अगर हम कहें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को उस स्टेटमेंट के तौर पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें कैश के इनफ्लो और यूज को या आउटफ्लो को डिफाइन करते हैं, जो फर्म में किसी भी एक्टिविटी, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे ऑपरेटिंग हो, इन्वेस्टिंग हो या फाइनेंसिंग हो, उन सारे एक्टिविटी को वो परफॉर्म करता है, जिसमें से ये बताता है कि हमारे बिजनेस में टोटल कितना पैसा इनकमिंग हुआ है या कितना पैसा आया है और कितना पैसा आउट गोइंग हुआ यानी पैसा कितना गया है। इन सब चीजों को ये डिफाइन करता है। यानी सीधा सीधा कहने का ये अर्थ हुआ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि विद इन होल ईयर मेरे पास बिजनेस से पैसा कितना आया है और बिजनेस से पैसा गया कितना है। यानी चाहे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, चाहे बिजनेस को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने से हो, मतलब कैसे बिजनेस, कहीं बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस चीज को रिप्रेजेंट करता हो, और या फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो, इन सारी एक्टिविटी से रिलेटेड करके अगर देखते हैं तो जो एक्टिविटी परफॉर्म होता है उन सब से कंफर्म करके जो पैसा आता है और जो पैसा जाता है उन सब चीजों को ये डिफाइन करने का काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का नेचर क्या कहता है, कहता है अ कैश फ्लो स्टेटमेंट shows inflow and outflow of cash equivalent from various activities of the business concerned during a specific period। मतलब एक निश्चित समय में बिजनेस में बहुत सारे एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद जो भी पैसा आता है और जाता है उस स्टेटमेंट को जो शो करता है उसको कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो अंडर थ्री हेड्स। इसमें तीन हेड के आधार पर बिजनेस में पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उस चीज को ये शो ऑफ करता है, जो डिफाइन करता है सबसे पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसको कहेंगे, वो एक्टिविटी जो बिजनेस को ऑपरेट करने, बिजनेस का काम मेनली क्या होता है, सेल एंड परचेज, तो उसी एक्टिविटी से मेनली पैसा जो आ रहा है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस को हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है तो उसको कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और जब कहीं हम पैसा फाइनेंस करते हैं, पैसा लगाते हैं, उसको कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जैसे कर्ज लेते हैं सो उन सब चीजों को। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, आखिर इसको बनाने का उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य होता है टू थ्रो लाइट ऑन स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो। मतलब विशिष्ट प्रकार से कहाँ से हमारे पास पैसा आ रहा है उस पर प्रकाश डालने का। कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट is prepared to highlight cash generated from various activities।
मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज के परफॉर्मेंस करने के आधार पर हमारे पास कितना पैसा आ रहा है उस चीज को शो ऑफ करता है, तो उसको कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहता है अगला, टू असर्टेन द स्पेसिफिक यूजेस ऑफ कैश। इस पर खास करके ये भी हम डिफाइन करते हैं कि खास करके हमारा पैसा का उपयोग कहाँ हो रहा है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू हाईलाइट द स्पेसिफिक यूजेस और आउटफ्लो इन वेरियस एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स। कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इस चीज पर भी प्रकाश डालता है कि विशिष्ट उद्देश्यों को यूज करके उस पर कितना मेरा पैसा खर्च हो रहा है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट लग रहा है, कौन कौन सा एक्टिविटी परफॉर्मेंस हो रहा है, इन सब चीज को शो ऑफ करता है। तीसरा है हमारे पास, टू असर्टेन द नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब साल भर में क्या हमारे पास परिवर्तन हो रहा है कैश और कैश की तुलना में अदर कोई आइटम हो, उसमें कितना साल भर में नेट चेंजेस हो रहा है, उसको शो ऑफ करता है। कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन टोटल सोर्सेज एंड टोटल यूजेस बिटवीन द डेट्स ऑफ टू बैलेंस शीट। मतलब दो बैलेंस शीट में क्या परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो एसेट्स में हो चाहे वो लिएबिलिटी में हो, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट शो ऑफ करता है। चौथा है आपके पास, टू इंडिकेट्स टू डिस्क्लोज चेंजेस इन कैश पोजीशन। मतलब कैश के पोजीशन में कितना परिवर्तन हो रहा है उस चीज को ये शो ऑफ करता है। कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्लोजेस द रीजंस फॉर लो कैश बैलेंस इन स्पाइट ऑफ हैवी ऑपरेटिंग प्रॉफिट और हैवी कैश बैलेंस इन स्पाइट ऑफ लो प्रॉफिट। कहता है इसमें ये भी परिवर्तन को दिखाता है कि आखिर कैश बैलेंस, प्रॉफिट जब ज्यादा हुआ तो हमारे पास प्रॉफिट कम क्यों है, सॉरी कैश बैलेंस क्यों कम है, या फिर प्रॉफिट अगर लो है तो कैश बैलेंस हाई है, ज्यादा है, कहाँ से हुआ ये परिवर्तन, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब चीजों को भी ये शो ऑफ करता है। आगे कहता है टू डिटरमाइन कैश रिक्वायरमेंट। अगर हमारे बिजनेस में किसी तरह का कैश का रिक्वायरमेंट को लेकर अगर जरूरत हो, उस चीज को भी ये डिटरमाइन करने का काम करता है। कहता है प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन कैश रिक्वायरमेंट इन वेरियस इन्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स। मतलब बिजनेस में प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ लगाना है, कैसे लाना है, कहाँ पैसा यूज करना है, इन सब चीजों को भी दिखाने का काम करता है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फॉर इफिशियंट कैश मैनेजमेंट। कैश का बेहतर तरीके से क्या मैनेजमेंट करना है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, इन सब चीजों को भी देखने को ये करता है एक्टिविटी। कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स इन प्लानिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस कैश इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड टू प्लान शॉर्ट टर्म क्रेडिट इन एडवांस फॉर डिफिसिट। कहता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें भी हमको हेल्प करता है प्लानिंग करने में कि अगर हमको पैसा कहीं इन्वेस्ट करना हो तो कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म पीरियड में इन्वेस्ट करें या लॉन्ग टर्म पीरियड में इन्वेस्ट करें। अगर हमारे पास कहीं प्रॉफिट हुआ तो वहां लगाना चाहिए, कहीं लॉस हो रहा तो वहां नहीं लगाना चाहिए। इन सब चीजों को देखने को ये मदद करता है। आगे कहता है टू जज लिक्विडिटी पोजीशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस में या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए को भी उसकी लिक्विडिटी पोजीशन को जज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आप देख सकते हैं अगर कभी किसी से लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे सीधा कहता है कि भाई अगर आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, चाहे आप टीवी खरीदें, चाहे फ्रिज खरीदें, चाहे गाड़ी खरीदें, चाहे कुछ भी खरीदें, वो आपका एक स्टेटमेंट लेता है, बैंक स्टेटमेंट। वो क्या कहता है कि भाई आपकी क्षमता उस लोन को चुकाने की है या नहीं, वो जज करने के लिए भी वो देखता है। तो वो भी एक तरह से मांग सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट, दोनों। तो लिक्विडिटी इज द एबिलिटी, लिक्विडिटी क्या है, वो क्षमता है किसका, ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की क्षमता को डिफाइन करता है लिक्विडिटी। इंटरप्राइज टू पे करेंट लिएबिलिटी एज एन व्हेन बिकम ड्यू। मतलब जब जरूरत हो उस समय आप करंट लिएबिलिटी को चुका सकते हैं या नहीं, ये जज करने के लिए आपको मदद करता है। कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स टू असर्टेन द लिक्विडिटी इन बेटर मैनर। मतलब बेहतर तरीके से ये भी जज करने की मदद करता है कि आपकी तरल क्षमता दायित्व को चुकाने के योग्य है या नहीं। आगे कहता है टू हेल्प इन शॉर्ट टर्म प्लानिंग। मतलब कम समय के लिए अगर किसी तरह का कोई प्लानिंग करना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो, जो भी हो उसमें भी ये मदद करता है। कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ द फर्म। मतलब फर्म को
अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी चीज़ का जरूरत हो, चाहे इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे कमाना हो, चाहे प्रॉफिट लगाना हो, अगर कहीं प्रॉफिट हो रहा तो वहीं इन्वेस्ट करना हो, ये सब देखने में मदद कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको करता है। नेक्स्ट आते हैं टू एनालाइज फाइनेंशियल पोजीशन। वित्तीय स्थिति को भी जज करने में कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत मदद करता है। कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रूव्स टू बी यूजफुल फॉर बैंकर्स एंड मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। मतलब वो बैंकर हो चाहे मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन हो जो आपको कर्ज देता हो, वो भी आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट को ही देख के आपको प्रोवाइड करता है कर्ज। कहता है इट हेल्प्स देम इन रिव्यूइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बोरोवर। मतलब जो कर्ज ले रहा हो वो भी आपको स्थिति देखकर ही आपको पैसा चुका सकता है, क्योंकि वही जज कर लेता है कि हाँ ये लोन हमारा चुका सकता है या नहीं। नेक्स्ट आते हैं टू हेल्प इन डिविडेंड डिसीजन। लाभांश भुगतान में भी ये मदद करता है। कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज वेदर कंपनी विल बी एबल टू पे डिविडेंड इन कैश और नॉट। कंपनी ये भी देखती है कि अगर हमारी स्थिति अच्छी है, कैश हमारे पास बैलेंस अच्छा है, तो हम लाभांश दें या न दें नकद में, ये चीज हमारा देखना इसमें काम है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आखिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमारा उपयोग कहाँ कहाँ है, उन सब चीजों को देख लेते हैं। कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट एम्स एट हाईलाइट द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, बिजनेस को ऑपरेट करने से कहाँ से कैसा पैसा जनरेट होता है पैसा, उस चीज को देखने में मदद कैश फ्लो स्टेटमेंट करता है। Next, cash flow statement helps in planning the repayment of loan schedule and replacement of fixed assets. कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको इसको प्लान करने में मदद करता है कि नया लोन को किस प्रकार हम रीपेमेंट करें, और कोई फिक्स एसेट्स अगर रिप्लेस करना हो तो वो भी आपको यहाँ पर मदद करता है। नेक्स्ट है कैश इज द कैश इज द सेंटर ऑफ ऑल द फाइनेंशियल डिसीजन। जैसा कि हम लोग बचपन से कहते आ रहे हैं कि पैसा हर चीज का सेंटर पॉइंट होता है, तो उसी तरह यहाँ भी कैश इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल फाइनेंशियल डिसीजन। किसी भी तरह का डिसीजन लेना हो उसके लिए मदद आपको करता है। कहता है इट इज यूज्ड एज द बेसिस फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, फ्यूचर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग प्लान ऑफ द एंटरप्राइज। इसी के आधार पर बिजनेस का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स टू असर्टेन द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म इन अ बेटर मैनर। कैश फ्लो स्टेटमेंट के ही माध्यम से किसी भी फर्म के लिक्विडिटी पोजीशन को आसानी से आप जज कर सकते हैं। कहता है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मोस्टली प्रेफर कैश फ्लो स्टेटमेंट टू एनालाइज लिक्विडिटी ऑफ द बोरोविंग फर्म। कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आपके फर्म के लिक्विडिटी पोजीशन को अच्छी तरीके से जज करने में मदद करता है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरली प्रेफर करते हैं वही कैश फ्लो स्टेटमेंट, किस लिए, जो जिनको हम कर दे रहे हैं उनकी लिक्विडिटी पोजीशन को जज करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश मैनेजमेंट को भी करने में बेहतर तरीके से मदद करता है। कहता है द मैनेजमेंट जनरली लुक्स into cash flow statement to understand the internally generated cash which is best utilized for payment of dividend। कहता है मैनेजमेंट को भी ये मदद करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसलिए कि अगर कभी कंपनी को अगर लाभ होता है तो वो लाभ किस प्रकार से बंटवारा होगा, किस प्रकार से लोगों को बटेगा, उसको ये जज करने में मदद करता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट होता है तो कहीं ना कहीं लॉस भी होता है, तो आखिर कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग देखें इतना फायदा है तो यहाँ कमी भी होगा, कहीं दोष भी होगा। वो कौन कौन सा दोष है उन सब चीजों को हम लोग यहाँ जज करेंगे, देखेंगे। कहता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिसाइजली डिफाइन द टर्म कैश। कैश किसको कहते हैं ये कंफर्म सही तरीके से आज तक डिफाइन नहीं हो सका। कैश तो कैश कहते हैं, लेकिन कैश में और किस किस चीज को इंक्लूड करेंगे ये अभी भी करना बहुत मुश्किल होता है। कभी कैश को इंक्लूड करते हैं तो कभी बैंक को भी, कभी बिल रिसीवेबल को भी, कभी किसी को, तो ये सब कंफ्यूजन है अभी। चेक ड्राफ्ट भी इसमें इंक्लूड होता है। कहता है देयर आर कंट्रोवर्सीज ओवर अ नंबर ऑफ आइटम्स लाइक चेक्स, स्टाम्प्स, पोस्टल ऑर्डर एटसेट्रा टू बी इंक्लूडेड इन कैश और नॉट। अभी भी ये कंट्रोवर्सीज मतलब अभी भी विवाद चल रहा है, ये चेक्स को, स्टाम्प को, पोस्टल ऑर्डर को कैश माने या न माने, अभी कंफ्यूजन है। आगे कहता है डज नॉट शो नन कैश ट्रांजेक्शन। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में नन कैश ट्रांजेक्शन को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। सो
नॉन कैश ट्रांजेक्शन आर इग्नोर्ड, इसलिए नॉन कैश ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं हम लोग इसमें इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट है इट इग्नोर्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग दैट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का जो एक सिस्टम है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट को इसमें फिलहाल इग्नोर किया जाता है क्योंकि ये अकाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पे ही जनरली तैयार किया जाता है। आगे है इट शोज ओनली नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, इसमें केवल नेट कैश इनफ्लो आया कितना और कैसा पैसा गया कितना इसको शो ऑफ करता है। हेंस इट डज नॉट रिप्रेजेंट नेट प्रॉफिट, इसमें नेट प्रॉफिट कितना जा हो रहा है ये नहीं बता पाता है ये स्टेटमेंट फिलहाल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला हम लोगों को देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इनटू 3 पार्ट्स। हम लोग देखते हैं बिजनेस एक्टिविटी को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला हम लोग यहाँ चलेंगे देखेंगे, सबसे पहला आता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, जो आपको ये बताता है कि बिजनेस को कैसे ऑपरेट किया जाता है और बिजनेस में जनरली हम लोग सेल एंड परचेज करते हैं, इसलिए उसके माध्यम से कितना पैसा आया और कितना पैसा गया उस चीज को हम लोग शो ऑफ करेंगे, तो वो कहलाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा हमारा आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बिजनेस में हम लोग टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं पैसा कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते रहते हैं, वो हमारा कहलाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसके अंतर्गत हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन देखेंगे। और लास्ट आता है तीसरा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बिजनेस में कहीं ना कहीं पैसा हम किसी से कर्ज लेते भी हैं और उसका रिपेमेंट करते भी है, तो इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे, उसको कहेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखते हैं आखिर इसमें क्या क्या चीज होता है। कहता है the accounting standard lays down the procedures to identify the cash inflow and cash outflow in each of the above activity। हमने देखा अभी किसमें पैसा कितना आता है, किसमें पैसा जाएगा, कौन कौन सा एक्टिविटी होगा, वो एक्टिविटी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक एक करके। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसमें देख रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनकम सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मेन रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम कहलाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। द टर्म ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, वो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी जिसमें जनरली परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस का किया जाता है, ये हम लोग देखते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वहीं क्या आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज refers to transactions that affect the purchase and sale of fixed or long-term assets, both tangible and intangible, and investment। यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है, वो ट्रांजेक्शन होता है जिसमें किसी भी एसेट्स हो या इन्वेस्टमेंट हो उसका सेल एंड परचेज को हम लोग लेते हैं, जो चाहे फिक्स हो या फिर टैंजिबल इंटैंजिबल हो, कोई भी हो एसेट्स, उसके सेल एंड परचेज को सीधा सीधा कहें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग किसी भी संपत्ति को, चाहे वो टैंजिबल हो इंटैंजिबल हो इन्वेस्टमेंट हो, उसके सेल एंड परचेज को ही खास करके इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट आएंगे हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आर activities that result in changes in size and compositions of the owner's capital, including preference share capital in the case of company and long term borrowing of the enterprise। यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी कहलाएगा जो किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज के फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता हो, यानी ओनर्स कैपिटल को और लॉन्ग टर्म बोरोविंग को कितना परिवर्तन है, कितना जरूरत है, कितना लोन का जरूरत है, कितना देना है, कितना चुकाना है, इन सब चीज को दिखाना है। इस तरह से अगर हम आते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी के आधार पर हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। पर्सनली हम लोग एक एक करके देखेंगे, पहले एक ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का, और फिर ज्वाइंटली हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहाँ पर देखेंगे प्रिपरेशन किस प्रकार से करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो देखेंगे। सबसे पहले कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। वो कौन कौन सा हेड्स होगा, सबसे पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब हमने अभी बताया सबसे मेन सोर्स होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के माध्यम से आपका कैश कितना आ रहा है और कितना
जा रहा है उसको जज करेंगे। दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है उसको जज करेंगे। और तीसरा है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है और जा रहा है उसको जज करेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक एक करके। सबसे पहला है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के माध्यम से हमारा पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है उसको जज करेंगे, देखेंगे। कहता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द कैश फ्लो फ्रॉम द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेन सोर्स ऑफ इनकम का सबसे बड़ा साधन कहलाता है। The term operating activity means the term operating activity means the business transaction related to regular business activity, मतलब वो एक्टिविटी इसमें इंक्लूड होगा जो रेगुलर चलता हो। तो रेगुलर कौन सा एक्टिविटी चलता है? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विस का परचेज और सेल को हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें, देखेंगे फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहला पैसा आता कहाँ से है और पैसा जाता कहाँ है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कैश इनफ्लो, पैसा आएगा कहाँ कहाँ से। कैश सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अगर माल बेचते हैं या सेवा बेचते हैं तो उसके बेचने से पैसा हमको आता है, पहला सोर्स ऑफ इनकम। दूसरा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से जो हमको पैसा प्राप्त होता है उसको हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, भविष्य में कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो उसके लिए पैसा एडवांस में अगर किसी तरह का मिल गया वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम फीस, रॉयल्टीज, कमीशन एक्सेट्रा, अगर किसी को फीस से या रॉयल्टी से या कमीशन से अगर हमको कैश प्राप्त होता है वो भी हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, अगर हमने पैसा एडवांस में टैक्स जमा कर दिया उससे अगर हमको रिफंड मिल जाता है वो सब इसमें इंक्लूड होता है। क्लियर है? उसके बाद है अदर कैश रिवेन्यू रिसिप्ट, अगर किसी के रिवेन्यू से अगर हमको किसी तरह का प्राप्त हो रहा है, मतलब किसी भी तरह का इनकम हो वो इसमें इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद है कैश रिसिप्ट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अगर किसी के ब्याज से या लाभांश से भी अगर हमको इनकम मिलता है वो हम इसमें कंसीडर करेंगे। और सेल ऑफ सिक्योरिटी, अगर हम कोई सिक्योरिटी बेचते हैं वो भी इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं, यानी कैश इनफ्लो हमारा यहाँ पर आता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आउटफ्लो, देखते हैं कैश आउटफ्लो कहाँ कहाँ हो रहा है उस चीज को हम लोग यहाँ जज करेंगे। कहता है पैसा जाता कहाँ कहाँ है वो देखिए। सबसे पहला कैश परचेज, जब हम नकद में माल खरीदते हैं वो यहाँ पर आता है। ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स और सप्लायर्स ऑफ इनपुट एंड सर्विस यूज्ड, अगर हम किसी क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं या सप्लायर का से हम इनपुट लेते हैं उसके या सर्विस लेते हैं तो उसको जब पेमेंट करते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद है कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अगर किसी तरह का ऑपरेटिंग बिजनेस को ऑपरेट करने के संबंध में अगर किसी तरह का कोई एक्सपेंस हुआ हो जिसके लिए हमने कैश पेमेंट किया है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरी, अगर मजदूरी या वेतन अगर किसी को दे रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इनकम टैक्स पेड कर रहे हैं वो इंक्लूड होगा। पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बदले में अगर किसी तरह का हम कोई पेमेंट करते हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। कैश पेड फॉर इंटरेस्ट, अगर ब्याज चुका रहे हो तो वो इसमें इंक्लूड होगा। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज है, अगर किसी तरह का सिक्योरिटी खरीद रहे हैं तो वो इसमें इंक्लूड होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखेंगे कैलकुलेशन फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ कौन कौन सा कैलकुलेशन देखेंगे? बस यहीं तक है। ये कैलकुलेशन हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक मिनट, जस्ट मिनट हो गया। एक कैलकुलेशन हम लोग दो तरीके से देखेंगे, सबसे पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा होगा हमारा इनडायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड यानी याद कर लीजिएगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी को जो हम भी कैलकुलेट करेंगे
वो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों में से कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहें तो इनडायरेक्ट मेथड ज़्यादातर देता है, डायरेक्ट मेथड बहुत कम देता है। फिलहाल हम लोग देखेंगे दोनों। तो आज के लिए क्लास इतना तक रखते हैं, कल हम लोग नेक्स्ट इसके आगे बढ़ेंगे। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।